नमस्कारम। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 6.2 10th क्लास बायोलॉजी। टेक टू हेल्दी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज। तो क्या कीजिए, आप दो गमले वाले पौधे ले लीजिए और ऐसे पौधे हो जिनका सेम साइज हो। ठीक है, एक ही टाइप के प्लांट लेने हैं आपने। ठीक है, जहां जैसे इसमें डायग्राम दिख रहा है कुछ कुछ ये चाइना रोज जैसा लग रहा है। तो कोई भी आप दो प्लांट ले लीजिए सेम साइज के। ठीक है, कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। तो अब इन दोनों प्लांट को आप एक अंधेरे कमरे में 3 दिनों के लिए रख दीजिए। तो क्या होगा, देखो 3 दिनों तक जब आप इनको अंधेरे में रखोगे तो इनको अंधेरे में सनलाइट नहीं मिलेगी। अब सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो इनके अंदर फूड नहीं बन पाएगा। अब फूड नहीं बन पाएगा तो 3 दिनों तक जीवित रहने के लिए ये क्या करेंगे, इन्होंने जो पहले फोटोसिंथेसिस करके फूड को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया हुआ था, उस स्टोर फूड को ये खाने लगते हैं। जो इन्होंने पहले से स्टार्च बनाई हुई थी उसको ये यूज करते रहते हैं। ठीक है, 3 दिनों तक क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और ये पुराने वाली स्टार्च को खाते रहेंगे। तो 3 दिनों तक इनके अंदर लगभग ज्यादातर जो स्टार्च है वो खत्म हो जाएगी। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन अ सेपरेट ग्लास प्लेट्स। अब आप इन प्लांट को एक कांच की प्लेट्स पर रख दीजिए। ठीक है, कहीं पर भी रख सकते हैं, वैसे टेबल पे भी रख सकते हैं। प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट्स। तो आपने क्या किया कि एक प्लांट के अंदर क्या करो, उस प्लांट के बगल में, उस प्लांट के पास में एक वॉच ग्लास ले लो। वॉच ग्लास क्या होता है, कांच की बनी हुई छोटी सी कटोरी जैसा होता है, हल्की सी कटोरी जैसा, और उसके अंदर एक केमिकल ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। The potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide। कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये जो केमिकल होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और कोई कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, तो कौन सा कंपाउंड बनाता है ये, देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में ये वाली रिएक्शन होती है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, हवा की कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे रिएक्ट कर लेता है और क्या बनाता है, पोटेशियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर बनाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक कैरेक्टर होता है इसके अंदर, ये बेसिक होता है, बेस कैरेक्टर, बेस होता है ये। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये एसिडिक कैरेक्टर होता है इसके अंदर। तो बेस और एसिड मिलकर जब रिएक्शन करते हैं उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये जो बनना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, तो पोटेशियम कार्बोनेट क्या है, सॉल्ट है और ये वाटर बन गया। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो आपने वॉच ग्लास में रखा है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि वो उसके साथ रिएक्शन कर जाता है और कंपाउंड बनाता है, एक सॉल्ट बनाता है जिसका नाम है पोटेशियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है। यहां देखिए इस डायग्राम में दिखा रखा है, लेफ्ट वाला जो पॉट है इसके बगल में हमने एक वॉच ग्लास में थोड़ा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देंगे और राइट वाले पॉट में ऐसा नहीं करेंगे। Cover both plants with separate bell jars as shown in figure 6.4। तो दोनों प्लांट को आप क्या करो, बेल जार, ये कांच के बने हुए एक से बक्से से होते हैं, बेल की शेप में कांच के बने हुए जार होते हैं, इन दोनों जार से दोनों प्लांट को ढक दीजिए पूरी तरह से। यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स टू द ग्लास प्लेट्स सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट। और अब आप क्या कीजिए, इन गमलों को आपने क्या कर रखा था, एक कांच की प्लेट के ऊपर रखा हुआ था, ऊपर आपने इनके बेल जार रख दिया, कांच का बना हुआ, ट्रांसपेरेंट है ये, ताकि इनमें से सनलाइट जा सके। और नीचे वाला जो जहां पर ये बेल जार और नीचे की प्लेट का जो ये जो रीजन है, यहां पर वैसलीन लगा दीजिए।
वैसलीन हम जो लगाते हैं ना होठों पर, एडियों पर लगाते हैं मॉइस्चर के लिए, ठीक है, होठ फटे ना, तो वो वाली वैसलीन लेकर के आप यहाँ पर इस बेल जार के बॉटम वाले जगह पर इसको लगा दीजिए। इससे ये सील हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ना तो बाहर से एयर अंदर आएगी ना अंदर से एयर बाहर जाएगी, पूरा क्या हो जाएगा, एयर टाइट, यानी एयर का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स। ठीक है, देखिए क्या किया था, पहले इन दोनों प्लांट को हमने अंधेरे कमरे में 3 दिनों के लिए रखा, फिर उसको बाहर निकाला, फिर इसको यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा, बेल जार रखा, वैसलीन से सील कर दिया। फिर अब इन दोनों प्लांट को 2 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। अब सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन द अबव एक्टिविटी। अब क्या कीजिए, 2 घंटे बाद इन दोनों प्लांट में से एक एक लीफ को तोड़ लीजिए, सेम साइज की लीफ को तोड़ लीजिए और उनके अंदर स्टार्च की प्रेजेंस चेक कीजिए। जैसा कि हमने एक्टिविटी 6.1 में किया था, सेम यहां पर भी स्टार्च की प्रेजेंस को हमने चेक करना है। तो क्या करना पड़ेगा, स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करने के लिए पहले दोनों की एक एक लीफ को ले लीजिए, तोड़ लीजिए। फिर इनको क्या कीजिए, इन दोनों पत्तों को बॉइलिंग वाटर में रख दीजिए कुछ मिनटों के लिए। बॉइलिंग वाटर में रख दिया आपने कुछ मिनटों के लिए। चलो इसको मैं ना आपको एक पेज पर बना के दिखाता हूं। देखिए आपने स्टार्च की प्रेजेंस कैसे चेक करनी है। सबसे पहले तो आपने क्या किया, दोनों पोट वाले प्लांट में से एक एक सेम साइज का लीफ ले लिया। फिर इन दोनों पत्तों को अलग अलग क्या किया, फ्यू मिनट्स इन बॉइलिंग वाटर, इनको कुछ मिनटों के लिए, 3 से 5 मिनट के लिए, ठीक है, आपने इसको क्या किया, उबलते हुए पानी में इन दोनों पत्तों को अलग अलग रख दिया। अब कुछ मिनट उबलते हुए पानी में रखने के बाद इन पत्तों को निकाल लिया और क्या किया, फिर एक बीकर लेकर के उस बीकर में अल्कोहल डाल दी। केमिस्ट्री लैब में आपको मिल जाएगी, मोस्टली आपको इथाइल अल्कोहल मिलती है, जिसे इथेनॉल भी कहते हैं। तो आप इसको क्या करो, अल्कोहल में डाल दोगे, दोनों को अलग अलग बीकर में अल्कोहल में डाल दीजिए और फिर उस अल्कोहल को क्या कीजिए, वाटर बाथ में डाल दीजिए। किसमें, वाटर बाथ। वाटर बाथ क्या होता है, एक मेटल की एक कटोरा जैसा ये होता है, जिसके अंदर पानी भर देते हैं, इसके अंदर कटोरे के अंदर पानी भर देते हैं और इस पानी को फिर गर्म करते हैं और उस कटोरे के अंदर कुछ भी चीज को हम डाल लेते हैं। तो आपने क्या करना है कि वाटर बाथ में पानी भर दिया, इसको गर्म किया, हीट किया और उस वाटर बाथ के अंदर आपने क्या किया, वो अल्कोहल वाला बीकर रख दिया जिसके अंदर लीफ था। उसी तरह इस तरफ भी राइट वाले प्लांट में से भी ऐसे ही किया आपने, बीकर में अल्कोहल ले ली, अल्कोहल में पत्ता डाल दिया, लीफ डाल दिया और उसको वाटर बाथ में रख दिया। वाटर बाथ में जब पानी गर्म होगा वाटर बाथ का, तो उस पानी की वजह से जो बीकर में अल्कोहल रखी है ये भी बॉयल गर्म हो जाएगी और इसको तब तक गर्म करना है जब तक कि ये बॉयल करना स्टार्ट कर दे। देखिए हम डायरेक्ट भी अल्कोहल को बॉयल कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट अल्कोहल को बॉयल करने पर अल्कोहल में आग लग जाती है, क्योंकि ये इनफ्लेमेबल होती है, बड़ी जल्दी आग पकड़ लेती है। इसलिए इसको डायरेक्ट गर्म करने के बजाय हम वाटर बाथ में हीट करते हैं। तो अब क्या होगा, अल्कोहल बॉयल करने लग जाएगी। अल्कोहल बॉयल करने लग जाने के बाद क्या होता है, जो ये पत्ते हैं, पत्ते हरे हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन जब अल्कोहल बॉयल करने लग जाती है तो पत्तों के अंदर से क्लोरोफिल बाहर निकल आता है, क्योंकि पत्तों की सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो सेल्स है उनका क्लोरोफिल बाहर निकल आता है, जिसकी वजह से पत्तों के अंदर से क्लोरोफिल निकल जाता है और पत्तों का हरा रंग गायब हो जाता है, ये कलरलेस हो जाते हैं और ब्राउन ब्राउन कलर के बन जाते हैं। और दूसरा क्या होगा, अल्कोहल जो पहले ट्रांसपेरेंट थी, कलरलेस थी, लेकिन अब उसके अंदर लीव्स का क्लोरोफिल आ जाता है, तो अल्कोहल का कलर तो ग्रीन हो जाता है और लीव्स का कलर ब्राउन ब्राउन हो जाता है, वो उनमें से ग्रीन कलर लॉस्ट हो जाता है। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों में से इन लीफ को बाहर निकाल लीजिए। अब क्या हो गया, ये लीफ जो है इनका ग्रीन कलर गायब हो चुका है, अभी आपको कुछ कुछ ब्राउन ब्राउन कलर की दिखाई देंगी। दोनों लीफ को बाहर निकाल दिया। अब इनके ऊपर क्या कीजिए, आप
आयोडीन सॉल्यूशन डालिए। क्या कीजिए? आयोडीन सॉल्यूशन डालिए। आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि जो लेफ्ट वाला था, यानी जिसको हमने ए प्लांट नाम दिया था, जिसके पास हमने KOH रखा था, उसके अंदर तो क्या है, ब्लू कलर अपीयर नहीं होता। लेकिन जो बी प्लांट था, जिसके पास हमने KOH नहीं रखा था, वो लीफ क्या हो जाएगी? आयोडीन सॉल्यूशन डालते ही वो डीप ब्लू कलर की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? डीप ब्लू कलर। डीप ब्लू कलर वो कैसी हो जाएगी? डीप ब्लू कलर। तो अब हम समझते हैं ऐसा हुआ क्यों। दरअसल में होता क्या है, जो ये आयोडीन सॉल्यूशन है, आयोडीन सॉल्यूशन, ये जब स्टार्च के साथ रिएक्शन करता है तो क्या करता है? ब्लू कलर का कंपाउंड बनाता है। ब्लू कलर्ड कंपाउंड सिंथेसिस करता है, बनाता है केमिकल रिएक्शन में। अब क्या है, क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन इस पे भी डाला, लेकिन इसके अंदर स्टार्च नहीं थी, इस वजह से यहां पर डीप ब्लू कलर अपीयर नहीं होता है। लेकिन जो बी पार्ट था, उसके अंदर क्या थी? जो बी प्लांट था, जिसके पास KOH हमने नहीं रखा था, वो क्या है, वो वाली लीफ में क्या था? स्टार्च था। इसलिए वो क्या है? डीप ब्लू कलर हो जाती है आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर। अब इसको समझते हैं ऐसा हुआ क्यों। देखिए, ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पानी की, क्लोरोफिल की, और नहीं, 4 चीजों की जरूरत होती है। पानी की, क्लोरोफिल की, कार्बन डाइऑक्साइड की और सनलाइट की। तो देखो, इनके पास गमलों में पानी भी था, क्लोरोफिल भी था, हरे पत्ते थे, सनलाइट भी थी, लेकिन क्या था? इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, इसके पास थी। क्योंकि इसके अंदर जो बेल जार के अंदर जो गैस थी, उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड KOH के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना देती है। KOH उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ये वाला जो बेल जार है, इसके अंदर जो एयर है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है। अब इसके पास सनलाइट भी आ रही है, इसके पास वाटर भी था, इसके पास क्लोरोफिल भी था, लेकिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अब फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो फूड नहीं बनता, स्टार्च नहीं बनती। अब स्टार्च नहीं बनती इनकी लीव्स में, इसलिए इसकी लीफ को आयोडीन सॉल्यूशन से रिएक्ट करने पर डीप ब्लू कलर नहीं देती। लेकिन जो बी वाला प्लांट था, इसमें क्या है? ग्रीन लीफ है, क्लोरोफिल भी है, मिट्टी में पानी भी है, ऊपर से सनलाइट भी आ रही है, और यहाँ जो हवा थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी थी। तो इसके पास चारों चीजें थी। इसलिए जब हमने 2 घंटों के लिए इस प्लांट को रखा बाहर, तो इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, जिसकी वजह से फूड बनता है, जिसकी वजह से स्टार्च बनती है। अब जब हम इसकी लीफ को तोड़ करके आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो लीफ के अंदर जो स्टार्च है वो आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके डीप ब्लू कलर का कंपाउंड बनाती है, जिसकी वजह से इनकी लीव्स का कलर डीप ब्लू हो जाता है। तो आया समझ में? तो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा वो मैं अभी बताता हूं। पहले आगे पढ़ते हैं। तो देखो, डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। यानी यहां क्वेश्चन पूछ दिया बुक कि क्या जब आपने इनकी स्टार्च की प्रेजेंस के लिए टेस्ट किया आयोडीन वाला, तो क्या दोनों लीफ में सेम अमाउंट में स्टार्च थी? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जो ए प्लांट था इसने तो डीप ब्लू कलर दिया ही नहीं, यानी कि ए प्लांट में स्टार्च एब्सेंट थी या फिर बहुत कम स्टार्च थी। लेकिन जो बी प्लांट है इसने आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके डीप ब्लू कलर दिया है, यानी कि इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में, काफी ज्यादा मात्रा में स्टार्च थी। What can you conclude from this activity? इस एक्टिविटी से आप क्या रिजल्ट निकालते हो, क्या परिणाम निकालते हो, या ये एक्टिविटी हमें क्या सिखाती है? तो देखिए, ये एक्टिविटी हमें सिखाती है, देखो इन दोनों ए और बी प्लांट में सारी चीजें सेम थी, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का डिफरेंस था। ए प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी क्योंकि वो KOH ने एब्जॉर्ब कर ली थी, बी प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड थी।
तो अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, इसी वजह से ए प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, स्टार्च नहीं बना। और बी प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड थी तो फोटोसिंथेसिस भी हुआ, स्टार्च भी हुआ। तो ये एक्टिविटी हमें बताती है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। तो इस एक्टिविटी का हम ये रिजल्ट निकालते हैं। ये एक्टिविटी हमें सिखाती है, देखो दोनों के पास क्लोरोफिल था क्योंकि ग्रीन पत्ते थे, दोनों के पास वाटर था क्योंकि मिट्टी में पानी था, दोनों के पास सनलाइट थी, 2 घंटे के लिए धूप में रखा था, लेकिन इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी और इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड ना होने की वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए एक जरूरी इंग्रेडिएंट है, एक नेसेसरी चीज है, आवश्यक है। तो ये एक्टिविटी हमें यही सिखाती है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी। तो ये था हमारी आज का टॉपिक एक्टिविटी 6.2। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस टॉपिक को अपनी एनसीईआरटी बुक से जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट और करता हूं कि आपने आज या फिर कल एक फ्रूट जरूर खाना है। एक से ज्यादा भी खा सकते हो, जो भी आपका मन करे, आपको एक कम से कम एक फ्रूट जरूर खाना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने कौन सा फ्रूट खाया है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टडी जॉयफुली एंड नमस्कारम।